Hello guys, welcome back to another video of Tax with Nikesh Sharma. Today we are going to discuss case study number 7 from Case Study Digest. This case study is exactly same of MTP October 2019. Both case study are for 25 marks, so we do not have any extra question to do. So without further ado, let's get started. So first we are going to see what is there in first MCQ. टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ईश्वर की पूछी है हमसे असेसमेंट ईयर 21-22 में। ओके, तो हम देख लेते हैं पहले इसके क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखें, इसमें टोटल इनकम पूछी, पर हमें सबसे पहले इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस ही पता चलेगा उसकी इनकम किस तरह से टैक्सेबल होगी, फिर उसकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी। मैं आपको रुक जाओ, पहले मैं आपको इसके बाकी दो MCQ भी पढ़ा देता हूँ, वो भी रिलेटेड ही है। हमसे बाद में पूछा हुआ है जो क्या कहते हैं, जो हमें डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 91 की मिलेगी, डब्ल्यू टैक्स इनकम जो होती है उसमें डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी होगी, और तीसरे में हमसे पूछा सेक्शन 91 की रिबेट क्या होगी। तो अब तीनों चीज़ें एक साथ ही कैलकुलेट हो जाएंगी, क्योंकि टोटल इनकम कैलकुलेट होगी। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन है, ये 55 ईयर्स का है, तो मतलब हमारा सीनियर सिटीजन वाला रेट नहीं लगना है। और ट्रेडिंग गारमेंट्स का करता है, ब्रांच ऑफिस का कंट्री एक्स में, कंट्री वाई में, और कंट्री एक्स और वाई में फ्रीक्वेंटली विजिट्स करता रहता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 उसने 3 विजिट करी है कंट्री एक्स की। कंट्री एक्स की आप देखिए 3 विजिट करी है उसने। सबसे पहली विजिट ये करी है, दूसरी विजिट ये करी है, तीसरी विजिट उसने ये करी है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड उसने क्या करा है, पहले तो वो कंट्री एक्स में गया था, अब फिर कंट्री वाई में गया है, वो उसमें भी उसने 3 विजिट करी हुई है भाई साहब ने हमारी। पहले तो अप्रैल में करी हुई है, दूसरी उसने जुलाई टू अगस्त करी है, तीसरी उसने मार्च से 20 मार्च करी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 3 विजिट उसने करी कंट्री एक्स की 13 मई से 13 जून तक, मतलब 13 मई को वो कंट्री एक्स में था। ये नहीं करना कि हमें 14 मई से लेना है, तो हमें 13 मई से 13 जून इंक्लूडिंग 13 मई एंड 13 जून ऑल्सो। तो एक बार हम इन तीनों के हम देख लेते हैं। पहले ये मई वाली विजिट, फिर हमारी अगस्त वाली, फिर जनवरी वाली। तो इन तीनों के आते हैं 32, 49, 19 डेज आ जाते हैं। तो कंट्री एक्स में ये हमारा 100 डेज रहता है। और कंट्री वाई में अगर देखते हैं अप्रैल, जुलाई और मार्च वाली देख लेते हमारा 22, 42 और 16। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे कंट्री वाई में हमारा 80 डेज रहा है, तो जो बाकी बचे हुए दिन है वो 185 डेज हमारा इंडिया में रहा है। क्योंकि 185 डेज अब इंडिया में रहा है तो 182 डेज से ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाता है रेसिडेंट। अब रेसिडेंट हो जाता है, केवल हमें यहीं पे नहीं रुकना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C में जब भी हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस पे हमें खत्म नहीं करना है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। हमेशा ROR NOR पे आपको क्वेश्चन का आंसर खत्म करना है। हमेशा कभी भी कुछ भी हो, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे ROR या NOR तक निकालना ही निकालना है, ROR या RNOR। केवल आपको ये देखना कि 182 डेज से ज़्यादा हो गया, चलो रेसिडेंट है, बात खत्म करो, नहीं। आप देख सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन में भी यही ऐसी तरह से सॉल्व करा हुआ है। तो कभी क्या कहता है ROR या RNOR के क्वेश्चन के आंसर के नंबर होंगे तो आपको वो नहीं मिल पाएंगे, अगर आपने केवल रेसिडेंट पे खत्म कर दिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि हमें ROR RNOR निकालना है तो हमें पास्ट 7 ईयर 10 ईयर्स का भी डेटा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन में काफ़ी लंबी लिस्ट दे दी है। तो इसको मैंने आप देख सकते हैं कंट्री एक्स कंट्री वाई में ये से दिन रहा है और यहाँ पे ये दिन रहा है, और मैंने इसके अकॉर्डिंग इंडिया के डेज निकाल लिए कि इंडिया में कितने दिन रहा है। पर हाँ, अब हमें यहाँ पे ये देखने वाली बात है, इसको ये ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये वाला ईयर, ये वाला ईयर, और यहाँ पे हमारा ये वाला ईयर, ये हमारे क्या कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर का ध्यान में रखना है कि एक एक दिन बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है। हाँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमारी क्या कंडीशन है। जो हमारा वो है रेसिडेंट होना चाहिए, 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए, आउट ऑफ कितना हमारा 10 ईयर्स। ठीक है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिया में वो होना चाहिए, इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। कब, 7 ईयर्स में। ठीक है, तो 7 ईयर्स हमारे क्या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। तो आप देख सकते हैं रेसिडेंट बनने के लिए तो हमें वैसे भी क्या चाहिए होता है, रेसिडेंट बनने के बस 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा तो आप सभी में देख सकते हैं, सभी में इसका 182 डेज से ज़्यादा है। तो रेसिडेंट तो 2 साल के सभी सालों में, 10 सालों में। और इंडिया में 730 दिन होना चाहिए। अब इंडिया में 730 दिन आप देख सकते हैं, पहले के अगर आप 4 को ही कर देंगे प्लस, तो उन्हीं में इसका कितना बन जाएगा, उन्हीं में इसका 755 इसका बन जाएगा, 755 या उससे ज़्यादा ही बन जाएगा। तो ये हमारे क्या कहते हैं, इसका पहले के 4 साल में ये सेटिस्फाई क्राइटेरिया हो गया, क्योंकि सेटिस्फाई हो जाता है तो ये हमारा बन जाता है ROR। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी इनकम टैक्स करेंगे और हम आगे देखते क्या दिया हुआ है। आगे हमें ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इसके बिजनेस के बारे में बताइए, पूरी फालतू इन्फॉर्मेशन, इसको ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा। और अब आगे देखते हैं हमें किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है,
इसको आप अभी मत पढ़ना, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि इसका क्या रिलेवेंस है। हम देख सकते हैं, हमें पहले क्या होता है, ट्रेडिंग गारमेंट्स का इंडिया की इनकम बताइए, कंट्री एक्स की, कंट्री वाई की। एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एक्स की है, ये टैक्सेबल है कंट्री एक्स में 1/25 की। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कंट्री एक्स की तो हमारी टैक्सेबल होगी, इंडिया की है नहीं है, टैक्सेबल होगी। ऊपर से कंट्री एक्स में भी टैक्सेबल है, तो ये जो हमारा होगा, मैं यहाँ पे जो है ग्रीन पेन से मार्क करता रहता हूँ, ये वाली इनकम जो ये हमारी किसमें, डबल टैक्स में आएगी, क्योंकि कंट्री एक्स में भी टैक्सेबल है और इंडिया में तो टैक्सेबल होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे हमें इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। हाँ, आगे हमें डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है, इसको कंट्री वाइज से ग्रॉस की दी हुई है। तो हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी कहते हैं एनआर के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जब भी इस तरह से इनकम वगैरह दी होती है, पहले देखना है कि आपको ग्रॉस दी हुई है, नेट दी हुई है। नेट का कैसे पता चलेगा, जब देखिए इनको उसको इनकम उसको किसी को रिसीव हुई है तो वो नेट रिसीव होगी। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब इनको उसको इनकम रिसीव होगी तो वो टैक्स डेट करके रिसीव होगी उसको। तो जब भी आप उसकी इनकम टैक्सेबल करेंगे, टोटल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, तो उसको आप डिवाइड बाय टीडीएस रेट, जो उसका जो टैक्स डेट हो चुका होगा उतना आपको ग्रॉस इनकम करके लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। ये क्वेश्चन हर पेपर में एक ना एक बार किसी क्वेश्चन में तो ऐसे टेस्ट करता है ये कंसेप्ट को। तो इस चीज़ को तो आप अपने दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। ठीक है, हम देखते हैं हमें आगे क्या दिया हुआ है। ये भी हमारा कंट्री वाई में टैक्सेबल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगी, ये इनकम भी हमारी हो जाएगी डबली टैक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, रॉयल्टी इनकम दी हुई है, कंट्री एक्स में टैक्सेबल है और एक्सपेंस दिया हुआ है। आपको पता है एक्सपेंस तो वैसे हम नहीं होता है, क्योंकि हमारा 115 में जाता है, तो उसमें तो हमारा ग्रॉस बेस पर टैक्सेबल होता है, वहाँ पे तो हमारा नेट बेस पर होता नहीं है। वहाँ पे तो फिर हम पी वगैरह देखते हैं, 44 DA देखते हैं, नहीं, वो वाला सेक्शन नहीं लगेगा कभी भी। इनकम कभी भी हमें ये नहीं देखना कि पेपर 6C का क्वेश्चन है और हमें ऊपर से रॉयल्टी इनकम दिए, सीधे 115A में जंप कर जाए, नहीं। ये बंदा रेसिडेंट है, ROR है, तो इस पर 115A तो लगेगा नहीं। ये थोड़ी सिली मिस्टेक है, हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये जो इसकी रॉयल्टी इनकम है, ये हमारी इसकी पीजीपी की इनकम बन जाएगी, और पीजीपी की इनकम बन जाएगी इंडिया में, तो ये जो एक्सपेंस है ये भी इसका टैक्स, इसको क्या कहते हैं, रॉयल्टी की इनकम से कम हो जाएगा। और ये जो हमारी हो जाएगी, ये हमारी डबली टैक्स हो जाएगी, क्योंकि ये टैक्सेबल हमारा कंट्री एक्स में भी टैक्सेबल है। ये हमारी डबली टैक्स कैसे होगी, अब देखते हैं। ये जो हमारी इनकम है, ये हमारी इसकी इनकम 4 लाख की दी हुई है, 4 में से इसका 40,000 का सेट ऑफ मिल जाएगा, और प्लस इसका कहते हैं जो 3 लाख तक का जो है हमारा क्यू भी है, इसको वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो बाकी जो भी इनकम होगी 60,000 की, वो इसकी हो जाएगी डबली टैक्स इनकम। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, कंट्री वाई से दिया हुआ है, टैक्सेबल है, ये भी हमारा कंट्री वाई में, और म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है जो कि अलाउ नहीं है डिडक्शन कंट्री वाई में। तब हम इसके में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ग्रॉस में दिया और टैक्सेबल है, तो ये भी हमारी डबली टैक्स में आई जाएगी, और ऊपर से ये वाली, और हमें म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है कंट्री हमारा वाई में तो नहीं है, इंडिया में तो म्यूनिसिपल टैक्स हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो इंडिया में पहली बात तो हम डिडक्ट करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, 180 में से हमारा जो 10,000 का ये डिडक्ट हो जाएगा, प्लस फिर उसमें से 30% भी डिडक्ट होगा। तो उसको जो फाइनल करने के बाद जो हमारी इनकम आएगी, वो हमारी होगी डबली टैक्स इनकम। मैंने आपको बताया दोनों कंट्री में से लीस्ट इनकम लेते हैं, वहाँ भी कंट्री वाई में हमारी क्या, कंट्री वाई में तो हमारी 180 टैक्सेबल होगी, इंडिया में कितनी टैक्सेबल होगी, 180 में से 10 माइनस करेंगे 170 में से हम 30% माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी 119 आ जाएगी, तो उतनी हमारी टैक्सेबल होगी, तो उतनी हमारी डबली टैक्स लेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या बताया हुआ है, जो बिजनेस लॉस है कंट्री वाई में, नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ एज पर लॉस ऑफ दैट कंट्री, और कंट्री एक्स और वाई में 20 और 30% रेस्पेक्टिवली हमें रेट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या होता है, ईश्वर डजंट वांट टू ऑपरेट बीएसी। ठीक है, हमें बीएसी के अकॉर्डिंग कुछ करना ही नहीं है। और ये जो हमें बताया हुआ था यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो लॉस है, ये वाला लॉस को क्या कहते हैं, उसमें बताया कि कंट्री वाई में अपना क्या सेट ऑफ नहीं कर सकते, पर हाँ इंडिया में तो हम कर ही सकते हैं। लास्ट की स्टडी थी जो देखा था, उसमें भी सेम चीज़ थी, इंडिया में हम डेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पीजीपी की इनकम इसकी कैलकुलेट करते हैं। पीजीपी में आप देख सकते हो, इन तीनों का आप क्या कहते हैं, सम करोगे ऊपर के तीनों का, तो ये आपका आ जाएगा 4350, और ये जो 125 है, ये तो हम बाद में नीचे देखें, नीचे अदर सोर्स में आएगा हमारा, उसमें जाएगा। और 360 रॉयल्टी हमारी जो 360 कैसे आई, 4 लाख थी जो हमारी, 4 लाख में से हम माइनस कर देंगे हमारा 40 के जो हमारा एक्सपेंस था, तो हमारा 360 आ जाएगी पीजीपी हमारा टोटल इनकम कितनी आ गई, पीजीपी आ गई 4705 आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं अपनी अदर सोर्स में एक तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम आ गई 125 की जो ऊपर थी, और डिविडेंड आ गया हमारा 40,000 का ये वाला, तो हमारी 1 पैसे की एग्रीकल्चर अदर सोर्स की इनकम होगी। और हाउस प्रॉपर्टी की हम देख सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का 180 का हमारा ये दिया हुआ है यहाँ पर, और 10,000 का म्यूनिसिपल टैक्स आ गया, और 30% 24A था वो आ गया, तो हमारा टोटल इनकम कितनी होगी 119। आप देख सकते हैं ये जो हमारी 3 इनकम है, पीजीपी, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी, आप इन तीनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी 4689 आ जाएगी।
लेकिन उसमें से अब 3 लाख को QQBB माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम जो हमारी की वही आ जाएगी। और हमारा टैक्सेस पे निकल जाएगा 1267,968। ये इसको मैं राउंड ऑफ अभी नहीं 288 A और B में 288 A और B का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें राउंड ऑफ होता है लास्ट में जाकर। वो भी आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है 60 के नॉर्मल इनकम टैक्स में भी। तो ठीक है, ये हमारा कैसा है, नॉर्मल हमने अपना क्या करा, स्लैब लगा दिया और प्लस अपने क्या कर दिया 4% लगा दिया। 46 है तो इस पर क्या कहते हैं, अपना 50 लाख से कम है, इस पर हमारा वो भी नहीं लगेगा सरचार्ज। तो अगर हम इससे रेट निकालेंगे, रेट हमारा आ जाएगा 27.04%। और अब हम देखते हैं डब्ल्यू टैक्स इनकम देखते हैं। डब्ल्यू टैक्स इनकम हमारी कितनी आई है, 1045 इसकी आई है, 130 इसकी आई है। 1045 और 130 कैसे आई है, अब ये देख सकते हैं ऊपर हमें 1045 और 130 हमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंट्री एक्स में तो कुछ नहीं थी, कंट्री वाई में थी हमारी, ये देख सकते हैं 119 थी, ये हमारी सीधे उठ के यहाँ पर आ गई। ठीक है, और आगे देखते हैं रॉयल्टी की इनकम 60,000 हमारी कैसे आएगी, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख में से हमारा अपना क्या करेंगे 40K माइनस कर देंगे, 40K माइनस कर देंगे और साथ में उसमें से जो 3 लाख का QQB है वो चला जाएगा तो हमारा 60,000 आ जाएगा। और अदर सोर्स में आप देखते हैं 1,25 और 40,000, तो हमारी क्या हुआ है 1,25 आ गई, 40,000 आ गई, ये आपको देख सकते हैं 12,30 और 29,000 आ जाएगा। इससे आप रेट तो हमें वैसे ही हमें दिया ही हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% और 30% दिया हुआ है, ये रेट आ गए। इंडिया का रेट हमने ऊपर कैलकुलेट करा हुआ था 27.04%। उससे अगर आप देखें लोअर इसमें 20% आता है, उससे अगर हम ये हमारी डब्ल्यू टैक्स इनकम दी हुई है और हमारे सिर्फ कितना 246 का आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन 91 का डिडक्शन। कंट्री वाई में हमारा आ जाएगा यहाँ पे लोअर हमारा आता है 27.04 इंडियन टैक्स रेट, तो उससे हमारा 7842 आ जाएगा। टोटल जो हमारा आ जाएगा 253,842 का हमारा आ जाएगा सेक्शन 91 का डिडक्शन। तो अगर हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में हमें MCQ में क्या क्या पूछा, सबसे पहले तो 4689 की हमारी टोटल इनकम थी, टोटल इनकम पूछी है उसमें, और हमारा डब्ल्यू टैक्स पूछा, डब्ल्यू टैक्स हमारा कितना है, वो है हमारा 1230 और 29, और हमारा डिडक्शन हमारा कितना है 253,842। अगर हम इस पर नीचे देख लेते हैं हमें MCQ में आंसर क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखते हैं ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4689 हो जाएगा। और दूसरा हमें दिया हुआ था उसमें क्या पूछा था इसमें हमारा, हाँ डब्ल्यू टैक्स इनकम पूछिए, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम हमारी हो जाएगी 1230 29,000 की। और उसके बाद हमारा क्या पूछा होता, सेक्शन 91 का रिबेट पूछा होता, ये हमारा 253,842 ए। हमारे नेक्स्ट MCQ में हमसे क्या पूछा हुआ है, एज पर इंडिया कंट्री जेड DTAA इंडिया कंट्री यू DTAA रॉयल्टी होती है अब करण को और राधा को रेस्पेक्ट इन कंट्री जेड है यू। ठीक है, करण को जेड है और राधा को कंट्री यू है, तो वुड बी टैक्सेबल कब, किस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऊपर पढ़ लेते हैं जरा, उसमें हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ हमें ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है कि ईश्वर का यंगर ब्रदर जो करण है वो रेसिडेंट है और 48 ईयर्स का है। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काम की। और हम देखें इसकी एल्डर सिस्टर भी राधा श्रीनिवास, वो 61 ईयर्स एज की है। और आगे देखते हैं शी विजिट्स कंट्री डब्ल्यू एवरी ईयर विजिट करती है, और लेकिन ओनली अक्टूबर में करती है, फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर वो इंडिया में रहती है। तो मतलब 11 मंथ जो है वो इंडिया में रहती है, तो 11 मंथ रहती है तो वो भी क्या हो गई हमारी, हो गई वो रेसिडेंट। ठीक है, अब देखते हैं उसमें हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जेड और यू का दोनों का DTAA है। ऊपर हमें एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे अब फैक्ट्स जो हमें कुछ एज्यूम करना है, क्या क्या करना है, हमें WXY का तो कोई DTAA नहीं है, और कंट्री जेड के साथ OECD, यू के साथ हमारा UN मॉडल है। ठीक है, और हमें एक और दिया हुआ है कि जो इंडिया क्रेडिट मेथड फॉलो करती है कंट्री जेड और कंट्री यू के साथ में। ठीक है, तो क्योंकि इसका देखो अब क्रेडिट मेथड लगता है, क्योंकि क्रेडिट मेथड अब हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे आर्टिकल हमारा आता है, एक सेकेंड, आर्टिकल आप देख सकते हैं, आर्टिकल हमारा आता है 12। आर्टिकल 12 जो कहता है उसमें आर्टिकल 12 हमारा क्या है, अगर OECD वाला है तो OECD में तो वो कहता है टैक्स किस में होगा, वो रेसिडेंट में होगा। और जो हमारा UN वाला क्या कहता है, UN वाला कहता है वो परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि सर्टेन परसेंटेज DTAA में बताई होगी, उसके ऊपर रहती है नीचे जाती है वो रेट, तो उसके हिसाब से वो बताएगा रेसिडेंट है किस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा कंट्री जो यू में था हमारा कहते हैं UN मॉडल, तो UN मॉडल तो दोनों में जगह टैक्सेबल हो सकता है, मतलब राधा की इनकम तो दोनों जगह टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन OECD जो करण की है, करण इंडिया का रेसिडेंट था, उसकी केवल इंडिया में होगी, तो ओनली इन इंडिया नहीं, दोनों इनकम नहीं। रॉयल्टी ऑफ करण की जो ईदर टैक्स इन इंडिया नहीं। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है,
और रॉयल्टी अराइजिंग टू करण वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। और रॉयल्टी अराइजिंग टू राधा श्रीनिवास मे बी टैक्सिंग, ठीक है, अब तक ये सही लग रहा है। रॉयल्टी अराइजिंग टू राधा वुड बी टैक्सेबल ओनली इन इंडिया, नहीं, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है सी। अब आगे देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा है। सपोज दैट एज पर DTAA बिटवीन इंडिया कंट्री यू पर्टिकुलर इनकम जो अर्न करी राधा श्रीनिवास ने मे बी टैक्स इन कंट्री यू, तो वाइल कंप्यूटिंग बताओ टोटल इनकम, उसको हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर, क्योंकि वो क्रेडिट मेथड लगता है, क्रेडिट मेथड लगता है, तो हम अपना यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल जो हमें दिया है वो 23B लगेगा हमारा यहाँ पर। और मैं स्पेसिफिक बताऊँ 23B का जो 1 वाला है उसमें लगेगा। वहाँ पे अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे वहाँ पे हमारा वर्ड दिया हुआ है शेल, वहाँ पे दिया जाता होता है मे दिया होता है, पर वहाँ पे हमारा वर्ड दिया हुआ है शेल, कि आपको करना ही पड़ेगा, उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें शेल किस रेफरेंस में दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हो कि आपको जो है क्या कहते हैं शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, आपको क्या कहते हैं अपनी टेकन इनटू अकाउंट करनी पड़ेगी व्हाइल अलाउड द डिडक्शन फ्रॉम द टैक्स पेबल इन कहते हैं कंट्री। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आप देख सकते हैं सीधे पढ़ के आ जाएगा ये वाला आंसर। और प्लस मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता, जब अगर मैं आपके ऊपर क्रेडिट मेथड नहीं भी दिया होता कि कंट्री यू में हमारा क्रेडिट मेथड लगता तब भी हम इसका यही आंसर लेते, क्यों लेते वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मे बी टैक्स इन कंट्री यू, मे बी टैक्स मतलब कि दोनों कंट्री में टैक्स हो रही है, क्योंकि दोनों कंट्री में टैक्स हो रही है। मैंने पहले ही बताया था कि एक कंट्री में टैक्स होता है एग्जेम्पशन मेथड लगता है, दोनों कंट्री में टैक्स होती है तो हमारा क्रेडिट मेथड लगता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा क्रेडिट मेथड ही लगना था। और यहाँ पे मे बी वर्ड दोनों में वो तो हमारा आएगा ही नहीं, केवल शेल वाला वर्ड शुड आएगा। तो नॉट टेकन इनटू अकाउंट नहीं वहाँ पे दिया होगा, टेकन इनटू अकाउंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईश्वर का पूछा है 21-22 का, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, वो क्या है अपना ROR है। तो इसका वैसे और कुछ तो है नहीं है, मैं इसका बस वैसे ही हल्का सा बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वैसे तो इसमें बताया कि ये वो रेसिडेंट इंडिया बन जाएगा, मैंने आपको बताया था, पर उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ROR है या नहीं है, तो उसके लिए हमें बाकी सब डेटा दिया हुआ था। ये आप देख सकते हैं सेम वही है जो मैंने आपको बताया हुआ था। और लास्ट में इसमें बताया कि वो ROR बन जाता है, तो आप देख लीजिए मैंने जो बताया था वो वही है, ठीक है। और अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, डिटरमाइन द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी राधा श्रीनिवास 21-22 के लिए, और बताना उसका FTC क्या होगा। अब मैं लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो है इसका काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें FTC के बारे में जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। देख लेते हैं अब इसमें हमें इन्फॉर्मेशन ऊपर क्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे दी हुई है मैं राधा श्रीनिवास की इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको पढ़ लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो उसमें बताया था कि कंट्रीज है W विजिट करती है, अक्टूबर में विजिट करती है, बाकी वो इंडिया में रहती है, और वो हमारे रेसिडेंट हो गई। और वो क्या करती है 10 लाख अर्न करती है इंडिया से, 10145 अर्न करती है कंट्री W से, उसका कंट्री W में TDS भी डिडक्ट हो जाता है। अक्टूबर 20 में डिडक्ट होता है TDS, कितना डिडक्ट होता है 2500 डिडक्ट होता है। और वो क्या करती है 10,000 अर्न करती है रॉयल्टी से अर्न करती है कंट्री यू में। और उसका रॉयल्टी जो होती है उसकी वो 25 मार्च को उसको पे होती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% ऑफ TDS, ठीक है। और उसकी जो, अब आगे देख लेते हैं, उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 4 लाख की है, बैंक FD है वो 25,000 की है। हमने ऊपर देखा है 61 ईयर्स की है वो, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। तो इन दोनों का मिला के जो हमें 4 लाख और 25 है, इनका मिला के हमें क्या मिल जाएगा 80 TTB मिल जाएगा हमें 50,000 तक का, ठीक है। आगे देख ले, मेडिकल इंश्योरेंस उसने पे करा 27,000 का खुद के लिए, 30,000 का अपने हस्बैंड के लिए जो रेसिडेंट है 64 ईयर्स का। क्योंकि उस फैमिली मेम्बर्स में हम देखते हैं फैमिली मेम्बर्स में दोनों आते हैं, तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा 80D मिल जाएगा। 80D उसको कब कितना मिलेगा 80D मिल जाएगा उसका 50K का, क्योंकि ये है अपने सीनियर सिटीजन, ठीक है। आगे देखते हैं उसने डिपॉजिट करा हुआ है 1.5 लाख PPF में करा हुआ है, तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा 80C मिल जाएगा उसको PPF का। और जो 3 साल का जो उसने 3 लाख की जो करी है 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करी है सन के नाम से, सन के नेम की नहीं मिलती है। आप देखिए वैसे 80C में सीधे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं आपका टर्म डिपॉजिट होना चाहिए, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ सन के लिए या खुद के लिए। तो नॉर्मल हम पार्लेंस में देखें वहाँ पे अगर लिखा हुआ है इनकम लिखी हुई है कि आपकी ये इनकम टैक्सेबल होगी, तो ये इनकम आपकी खुद के लिए टैक्सेबल होगी ना, ये थोड़ा है कि किसी और ने कमाई है, हस्बैंड ने कमाई है या फिर वाइफ ने कमाई है तो वो आपके पे टैक्सेबल हो जाएगी। तो सेम तरह से हम 80C को पढ़ते तो उसमें भी केवल ये लिखा हुआ है कि टर्म डिपॉजिट आपका कहते हैं डिडक्शन मिलेगा। तो टर्म डिपॉजिट मतलब आपका खुद का टर्म डिपॉजिट, ना कि बच्चों का ले लिया या फिर हस्बैंड किसी और का ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कन्वर्जन रेट देखते हैं। हाँ, अब कन्वर्जन रेट इसमें काफ़ी देखने वाली चीज़ है। इसमें सबसे पहले तो जो कंट्री यू है,
कंट्री यू में आप देख सकते हैं, कंट्री यू के साथ हमारा क्या था, यूएन वाला था, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे लग जाएगा सेक्शन 91 लग जाएगा। और कंट्री डब्ल्यू के साथ आप देखते हैं, कंट्री डब्ल्यू के साथ हमारा कोई टैक्स या एग्रीमेंट नहीं, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 90 लग जाएगा। नेवरदलेस कोई रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं 90 में तो हमें क्रेडिट मेथड दिया ही हुआ है, और सेक्शन 91 में सॉरी 91 में तो हमें क्रेडिट मेथड दिया ही हुआ है, और 90 में इन्होंने बता दिया यूएन के साथ क्रेडिट मेथड ही लगता है हमारा, तो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि हम अब तक आप देखेंगे इसको जो भी इनकम हुई है, ये जो दोनों कंट्री में इनकम हुई है कहाँ कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो जो कॉन्सर्ट से इनकम हुई है, दूसरी इनको जो इनकम हुई है रॉयल्टी से इनकम हुई है, दोनों इसकी पीजीपी की इनकम है। मैं आप चाहे तो अगर आपको रेट्स के बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे कहते हैं 2 रूल्स रखते हैं, वैसे 3 रूल्स है, पर यहाँ पे मेनली 2 रूल है, 115 128 और दूसरा हमारा एक और हमारा 26। और आपका इन तीनों में कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मेरा यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैंने उस पर बनाया हुआ है, उसमें से आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे आपको कब कौन सा रेट लेना है, लास्ट प्रीसीडिंग मंथ वाला लेना है, लास्ट ईयर का लेना है, कौन सा रेट लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा यहाँ पे 115 लग जाएगा, 115 में क्या बताया कि हमें जो सैलरी, एनआरपीजीपी, शिपिंग बिजनेस, कैप गेन, अदर सोर्स में 2 इनकम, हमारी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और डिविडेंड, ये सब में हमारा केवल लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग मंथ लगता है। बाकी सबके केस में हमारा प्रीवियस ईयर का लास्ट डे लगता है, क्योंकि हमारा शिपिंग बिजनेस के पीजीपी नहीं है, एनआर नहीं है, तो ये हमारा लग जाएगा हमारा लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो मतलब यहाँ पे हमारा 80 का और 69 ये दोनों रेट हमारे लग जाएंगे। और दूसरा हमारा आ जाता है सेक्शन 120 क्या कहता है, एफटीसी क्या है, वो कहता है कि आपका प्रीसीडिंग मंथ का जो लास्ट डे होगा उसमें आपका एफटीसी का लग जाएगा कन्वर्जन रेट। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर एफटीसी के जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो अक्टूबर में डिडक्ट हुआ है, तो मतलब आपका 30 सितंबर का रेट लग जाएगा। 30 सितंबर कौन से का है, ये डब्ल्यू का है, तो यहाँ पे लग जाएगा 20 का रेट। और दूसरा हम देखते हैं जो रॉयल्टी उसको हर बार 25 मार्च को पे होती है और 10 को डिडक्ट होती है, 10% डिडक्ट होती है। 25 मार्च मतलब आपके फरवरी की लास्ट है, तो मतलब आपका आ जाएगा 68, सॉरी ये नहीं, आपका आ जाएगा ऊपर वाला 78 कंट्री यू वाला, ठीक है। ये दोनों हमारे अगर हम देखें जो हमारा ये 70 और 78 ये दोनों हमारे किसके हो गए, हमारे एफटीसी के रेट हो गए, और हमारे जो 80 और 69 ये दोनों हमारे हो गए इनकम के रेट हो गए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये हमारा एफटीसी का। हम इसके एक बार कंसोलिडेट करें तो हमें कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे, हमें एक डिडक्शन मिलेगा 80C का, 80D का मिल जाएगा और 80TTB का। लेकिन आप देखिए रॉयल्टी का इनके, तो रॉयल्टी का हमने 80 QQB क्यों नहीं दिया, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, हमने QQB इनको क्यों नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा 80 हमारे रॉयल्टी के 2 आते हैं, RRB QQB। RRB हमारा होता है पेटेंट्स का, QQB हमारा होता है वो हमारा बुक से रिलेटेड का होता है, क्योंकि लेकिन इसको यहाँ पे रॉयल्टीज को किसकी मिली है, इसको यहाँ पे मिली हुई है म्यूजिक कॉम्पोजिशन वगैरह से मिली हुई है, तो यहाँ पे हमारा QQB नहीं लगेगा, तो हमारे केवल 3 लगेंगे 80C, D और 80TTB, ठीक है। अब चल के हम देखते हैं इसमें नीचे हमें सॉल्यूशन में कैसे दिया हुआ है। हाँ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल 115 लग गया, इसमें 80 वाला लग गया हमारा, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, 80 जैसे मैंने बताया था वही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 लग गई है यहाँ पे रेट इसकी, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था वैसे ही है। अदर सोर्स पे आप देख सकते हैं 4 लाख और 25,000 आ गया है, ये तो सिंपल है। पीपीएफ इसको मिल गया, और देखिए चाइल्ड वाला नहीं मिला है इसको क्योंकि उसके नाम से नहीं है, 80C में नहीं मिलेगा। और 50,000 का 80D मिल गया है, 80TTB मिल गया है। और आगे आप देख सकते हैं इसकी इनकम, ये तो सिंपल है, टैक्स आ जाएगा, टैक्स रेट आ जाएगा इंडिया वाला। इसमें जो मेन कैलकुलेशन देखने की वो एफटीसी की कैलकुलेशन देखने की है, वो हम देखते हैं बस आगे। देखिए एफटीसी में मैंने थोड़ी वर्किंग करी हुई है इसमें। सबसे पहले तो ये हमारा इंडिया का जो रेट है 23,813, 23,813 ये दोनों ले लेंगे, क्योंकि हमारा लोअर लेते हैं फॉरेन टैक्स रेट या फिर इंडियन टैक्स रेट, तो हमारे तो इंडियन का आ गया। और फॉरेन का आप देख सकते हैं, फॉरेन का हमारा वहाँ पे क्या था, कंट्री यू में हमारा सी 10% टैक्स, 10% हमारा लग जाता था क्या, TDS। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 9.75 लिया हुआ है। अब वो क्यों लिया हुआ है, क्योंकि वैसे आपको ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी कम मिलेंगे जिसमें हमें एफटीसी की कैलकुलेशन करनी है, और हमारा जो कहते हैं काफ़ी सारे हमें रेट दिए। ज़्यादातर क्या क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमने लास्ट केस स्टडी देखी उसमें क्या एक रेट दिया होता 50 रुपीज़ का, मिस शीतल की जो मैं निकालनी थी, जो इससे लास्ट वाली केस स्टडी थी, लेकिन जो 6th केस स्टडी, हाँ। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमें काफ़ी सारे रेट दिए, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक तो इनकम का कन्वर्जन रेट अलग हो जाता है और हमारा एफटीसी का रेट अलग हो जाता है, तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम दिए हुए हैं हमारे। अगर आप टोटल भी देखेंगे सारे एमटीपी वगैरह को मिलाकर, तो हार्डली कोई 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो ऐसे निकल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी लर्निंग है। आप देख सकते हैं, आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप यहाँ पे 10% ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 23 ले लेंगे,
इसको फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ पे आपका लोअर आ जाएगा 10%, 10% और आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या होगी, डब्ल्यू टैक्स इनकम आपकी होगी 8 लाख। 8 लाख आपकी कैसे है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर 8 लाख हमारी ये हो गई, ये वाली इनकम हो गई भाई 8 लाख हमारी डब्ल्यू टैक्स इनकम। और यहाँ पे हमारी ये हो गई डब्ल्यू टैक्स इनकम 7,05,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल इन दोनों पे यहाँ पे 10% लगा देंगे, हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि अब हमें करनी कैलकुलेशन कैसे है, आप देखो वहाँ पे हमारा TDS डायरेक्ट हुआ है 10%, 1,000 का, और 10,000 की हमारी टोटल इनकम है। अब जो इनकम है उस पर तो हमारा क्या लगेगा, 80 का लगेगा, जो हमारा है 115 का रूल, और 78 जो लगेगा वो हमारा रूल है 128 वाला, इस पर 128 का रूल लग जाएगा। तो इस पे अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 9.75% लग जाएगा रेट। अब वैसे ये ICAI ने जो दिया हुआ है इसको अगर आप थोड़ा इग्नोर करेंगे, आप पढ़ लो वैसे, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, ये वाला मेथड आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप कोई भी आपका चाहे 91 वाला हो, सेक्शन 91 का हो, या सेक्शन 90 कैलकुलेशन हो, दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो ICAI ने दिया हुआ है ये आप सेलेक्टेड ही लगा सकते हैं, आप हर जगह पे नहीं लगा सकते, यूनिवर्सल नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कहेंगे इस तरह की कैलकुलेशन हमने आज तक तो कभी करी नहीं, हम तो सिर्फ 10% ले लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा कभी क्वेश्चन कोई आया ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत कम है वाला क्वेश्चन, शायद मेरे हिसाब से ये पहला एक ही क्वेश्चन होगा शायद, या हो सकता है एक क्वेश्चन कोई और हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 78 ले लिया 128 के हिसाब से, 80 हमने रेट ले लिया 115 के हिसाब से, तो इससे हमारा आ गया 9.75। 9.75 को हम डब्ल्यू टैक्स से ले लेंगे। डब्ल्यू टैक्स तो हमारा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, डब्ल्यू टैक्स हमारा जो 8 लाख है, जो 10,000 को मल्टीप्लाई करके 80 से है वाला हमें लेना है, ना कि हमें क्या कहते हैं, ना कि हम कहेंगे कि अब तो हमारे 10,000 है, 10,000 से हमारे FTC का तो रेट हमें बताया था, निकेत ने बताया था कि FTC का रेट तो भैया कहते हैं 78 लेना है इसमें, तो 7,80,000 पे 9.75%। टैक्स इनकम क्या है, जो दोनों जगह टैक्स हो रही है वो हमारी इंडिया में देखनी, इंडिया के अकॉर्डिंग डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या है, तो वो तो हमारी 8 लाख आ रही है ना हमारी इसमें टैक्स टोटल इनकम है, तो इसलिए हम 8 लाख लेंगे। तो सेम आप इसकी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 70 ले लिया है रूल 128 के अकॉर्डिंग, और 69 ले लिया है 115 के अकॉर्डिंग। ये 2,500 का हमारा टैक्स डायरेक्ट हुआ था, और 10,145 की हमारी टोटल इनकम थी, तो हमारा 24,998% आ गया यहाँ पे। तो लेकिन हमारा लोअर इंडियन टैक्स रेट लगा है, और सॉरी हमारा लोअर यहाँ पे लगा इंडियन टैक्स रेट लगा, 7,05,000 की तो हमने ऊपर इनकम बता दी डब्ल्यू टैक्स से। तो इसको करके हमारा दोनों में आ जाएंगे, यहाँ पे 78,000 आ जाएगा, यहाँ पे 1,66,692 आ जाएगा। दोनों का आप टोटल करेंगे 244 का आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर दिया है। तो यही था पूरा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और बाद में हाँ मैं नीचे और आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वैसे पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे लिखा होता मे बी टैक्स लिखा होता, जो UN मॉडल में मे बी टैक्स लिखा हुआ था कि मे बी टैक्स हो सकती है दोनों स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको MCQ में बताया हुआ था। तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्वेश्चन परसेंटेज तो बताया नहीं, तो हमने लेकिन हमने टैक्स क्या कर लिया, इंडिया में टैक्स कर लिया। तो यहाँ पे क्या करो, इन्होंने एज्यूम करा हुआ है 10% रेट टैक्स एज्यूम करा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग एज्यूम क्या करा है वो तो वैसे क्वेश्चन में दिया भी हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में इन्होंने इसको टैक्स कर लिया है। तो आप देखेंगे कि 10% कहाँ पे दिया हुआ, अब वही जो हमने ऊपर अभी देखा था 1,000 का उसका टैक्स डायरेक्ट हुआ है, और 10,000 की उसकी इनकम जो हमने ऊपर कैट की कैलकुलेशन करी, ये वही वाला 10% वाला सीन है। और उसमें बताया 12 जो मैंने बताया था कि रॉयल्टी केस में लगता है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका स्पेसिफाइड परसेंट के इक्वल या फिर लेस देन रहता है तो आपका सोर्स में होगा, नहीं तो आपका रेसिडेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिज्यूम करा हुआ है कि जो रेट दिया हुआ है वो बायलेटरल रिलीफ जो हमारा DTAA में रेट दिया वो भी हमारा 10% दिया हुआ है। तो क्योंकि इक्वल टू लेस देन हमारा क्या कहते हैं 10% ही उसमें क्या कहते हैं रेट जो टैक्स हुआ है, और 10% ही क्या कहते हैं बायलेटरल रिलीफ में दे इक्वल है, तो वो हमारा सोर्स में टैक्स हो जाएगा। क्योंकि सोर्स में टैक्स होगा तो वहाँ पे क्या कहते हैं कंट्री में टैक्स हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया उसका हमने क्या ले लिया टैक्स पे जो उसने कराया इसका क्या कहते हैं अवेलेबल हो गया 23B में क्रेडिट अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या करा हुआ है। नेक्स्ट तो ये आप बस ये तो सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे क्या कहते हैं ये देखने वाली है। अगर वो BSc ऑप्ट करता है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, उसको जो बेनिफिट है जो 250 का जो है 6A का वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिडक्शन के लिए स्पेसिफाइड डिडक्शंस मिलते हैं, ये उसको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। और बाकी ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 615 है, तो इसको ये ऑप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है। तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। So yeah friends, that brings us to the end of this video. If you have any doubt regarding this case study or in paper 6 in general, just drop a comment, I'll reply to you for sure. If you have a little extra time, you can join our Telegram channel. I post regularly MCQs there, and you can also discuss with me your queries. So
If you like this video, just hit the like button. To appreciate my efforts, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.